हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑल फैक्ट लर्न। फ्रेंड्स, हम आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्यूमर सप्रेसर जीन के बारे में। क्या है ट्यूमर सप्रेसर जीन, कितने प्रकार के ट्यूमर सप्रेसर जीन होते हैं और इनका हमारे बॉडी में रोल क्या है, यह हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं ट्यूमर सप्रेसर जीन्स क्या है। तो ट्यूमर सप्रेसर जीन यानी कि ऐसे जीन है जो कि ट्यूमर को सप्रेस करने में रोल प्ले करते हैं। जैसे कि कैंसर केस को आप जानते हैं, कैंसर में क्या होता है, सेल में म्यूटेशन आने की वजह से सेल जो है अनकंट्रोलेबली डिवाइड्स होने लगती है। जैसे कि नॉर्मल सेल जो है एक हद तक डिवाइड्स होती है, बाद में वो डिफ्रेंशिएट हो जाती है। लेकिन कैंसर सेल जो है वो कंटिन्यूसली डिवाइड होती रहती है और वहाँ पर जो है अनकंट्रोलेबल डिवीजन करके वो ट्यूमर का स्ट्रक्चर बना देती है। तो ये ट्यूमर को सप्रेस करने के लिए जो है हमारे बॉडी में कई तरह के जीन्स प्रेजेंट रहते हैं, जिसे कि हम ट्यूमर सप्रेसर जीन कहेंगे। और उसी के साथ साथ कैंसरस सेल जो है कॉन्टैक्ट इनिबिशन की भी कैपेसिटी लॉस कर देता है। यानी कि जैसे कि अगर सेल जो है वो प्रोलिफरेट कर रहे हैं तो उनको अगर एक लेयर बनानी होंगी तो वो एक लेयर बनाने के बाद में जो है वो सेल डिप्रेशिएट हो जाएंगे, उसके बाद में वो डिवीजन नहीं करेंगे नॉर्मल केस में। लेकिन कैंसर सेल की केस में क्या होता है, सेल जो है कंटिन्यूसली डिवाइड होती ही रहती है क्योंकि इसमें जो है कॉन्टैक्ट इनिबिशन की कैपेसिटी लॉस रहती है, कंटिन्यूसली डिवाइड होती है और एक लेयर बन भी गई उसके बाद में वो डिवाइड होती रहती है क्योंकि सेल जो है सेंस नहीं कर पा रहा है यहाँ पर, क्योंकि कॉन्टैक्ट इनिबिशन की कैपेसिटी वहाँ पर लॉस हो चुकी है। तो इसके कारण जो है यह भी एक कारण है कि ट्यूमर वहाँ पर डेवलप हो जाती है, अनकंट्रोलेबल सेल ग्रोथ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो ये जो ट्यूमर सप्रेसर जीन है यह सेल साइकिल को कंट्रोल करने में रोल प्ले करते हैं, यानी कि सेल प्रोलिफरेशन को रेगुलेट करते हैं। उसी के साथ साथ डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म में भी रोल प्ले करते हैं और एपोप्टोसिस का जो इनिशिएशन है उसमें भी यह रोल प्ले करते हैं। अगर ट्यूमर सप्रेसर जीन में म्यूटेशन आ जाता है तो हमारे बॉडी में जो है ट्यूमर सप्रेस नहीं हो पाएगी, ना सेल का कंट्रोल डिवीजन हो पाएगा, ना डीएनए रिपेयर हो पाएगा और ना सेल एपोप्टोसिस में जा पाएगी, जिसके कारण जो है हमारे बॉडी में कैंसर का डेवलपमेंट होगा। तो 13 डिफरेंट टाइप्स ऑफ जीन जो है वो आइडेंटिफाइड किए गए हैं, जिसमें RB, TP53, APC, BRCA1 एंड BRCA2 और भी कई तरह के जीन्स आते हैं जिन्हें कि हम ट्यूमर सप्रेसर जीन कहते हैं। फर्स्ट है RB जीन। RB यानी कि रेटिनोब्लास्टोमा जीन। RB जीन जो है RB प्रोटीन को इनकोड करता है और ये जो प्रोटीन है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सेल साइकिल को रेगुलेट करने में। यानी कि ये अगर प्रोटीन नॉर्मल होगा तो नॉर्मल सेल साइकिल जो है हमें होते हुए देखने को मिलती है। सबसे पहले ये जो जीन है वो आइडेंटिफाइड किया गया था रेटिनोब्लास्टोमा डिसीज़ में। रेटिनोब्लास्टोमा जो है यह एक चाइल्डहुड कैंसर डिसीज़ है जिसमें कि इस जीन में म्यूटेशन आने की वजह से आई में ट्यूमर डेवलप होती है, क्योंकि वहाँ पर जो है अनकंट्रोलेबल सेल ग्रोथ हमें देखने को मिलती है रेटिना सेल्स की। इसकी वजह से जो है वहाँ पर जो है ट्यूमर डेवलप होती है आई में, और सबसे पहले उसी केस में यह जीन म्यूटेटेड देखा गया था, इसीलिए इसे RB जीन कहा गया है। हालांकि यह जीन जो है और भी कई तरह के कैंसर में म्यूटेटेड देखा गया है, लेकिन सबसे पहले रेटिना सेल में म्यूटेटेड देखा गया था, इसीलिए इसे रेटिनोब्लास्टोमा जीन कहा जाता है। यह लंग कैंसर की केस में भी म्यूटेटेड रहता है, ब्लैडर, सर्विकल एंड प्रोस्टेट कैंसर की केस में भी म्यूटेटेड रहता है। तो आमतौर पर जो है दो तरह के रेटिनोब्लास्टोमा देखे गए हैं, स्पोरेडिक रेटिनोब्लास्टोमा और हेरिडिटरी रेटिनोब्लास्टोमा। तो 60% केसेस में जो है स्पोरेडिक रेटिनोब्लास्टोमा देखने को मिलता है और 40% केसेस में जो है हेरिडिटरी रेटिनोब्लास्टोमा देखने को मिलता है। तो स्पोरेडिक रेटिनोब्लास्टोमा की केस में क्या होता है और हेरिडिटरी रेटिनोब्लास्टोमा की केस में क्या होता है, यह हम देखेंगे नुट्सन 2 हिट म्यूटेशन मॉडल में। तो इस मॉडल में क्या हो रहा है, जो स्पोरेडिक रेटिनोब्लास्टोमा की केस है इसमें जो है आप देख सकते हैं जो पहली सेल्स है उसमें दोनों भी RB जीन जो है वो नॉर्मल है। यहाँ पर किसी भी तरह का जो म्यूटेशन है वो पेरेंट से नहीं आया है, यानी कि पेरेंट से किसी भी तरह का जो है म्यूटेटेड जीन यहाँ पर इनहेरिटेड नहीं हुआ है, दोनों जीन जो है नॉर्मल है। लेकिन यहाँ पर पहले म्यूटेशन में क्या हो रहा है, एक कॉपी जो है
म्यूटेट हो रही है। तो यहाँ पर स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन होगा जिसकी वजह से जो है सिंगल कॉपी जो है यहाँ पर आरबी जीन की म्यूटेटेड हो जाएगी और हेट्रोजाइगस कंडीशन यहाँ पर आ जाएगी। देन जो है अगेन एक बार स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन होगा जिसके कारण ये बीच वाले सेल की हेट्रोजाइगोसिटी लॉस हो जाएगी और दोनों जीन जो है आरबी म्यूटेटेड हो जाएंगे यहाँ पर। और ये डिसीज जो है होमोजाइगस कंडीशन में ही एक्सप्रेस होता है। जब दोनों कॉपी जो है यहाँ पर जीन की म्यूटेटेड हो जाएंगी तो उस केस में जो है ट्यूमर हमें देखने को मिलेगी आई में। तो स्पोरेडिक रेटिनोब्लास्टोमा की केस में जब दोनों जीन म्यूटेटेड हो जाते हैं तो यहाँ पर चांस रहता है कि एक ही आई में ट्यूमर डेवलप होती है। लेकिन हेरिडिटरी रेटिनोब्लास्टोमा की इस केस में दोनों आई में ट्यूमर डेवलप होने की चांस होते हैं। अब समझते हैं हेरिडिटरी रेटिनोब्लास्टोमा में क्या होता है। तो हेरिडिटरी रेटिनोब्लास्टोमा में जो आरबी जीन की एक म्यूटेटेड कॉपी है वो पेरेंट से ही इनहेरिटेड होती है और दूसरी कॉपी जो है यहाँ पर नॉर्मल दिखाई गई है। तो ये एक कॉपी म्यूटेटेड पेरेंट से आई है और दूसरी कॉपी जो है नॉर्मल है। लेकिन यहाँ पर एक बार स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन आने की वजह से इस सेल की भी हेट्रोजाइगोसिटी लॉस हो जाएगी और होमोजाइगस कंडीशन में जो है हमें आई में ट्यूमर डेवलप होते हुए देखने को मिलेगी, क्योंकि ये जो जीन है होमोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेस होता है, ना कि हेट्रोजाइगस कंडीशन में। तो इस तरह का म्यूटेशन जो है हमें यहाँ पर होते हुए देखने को मिलता है आरबी जीन में। और बाद में जो है जब यह म्यूटेशन हो जाता है, जब होमोजाइगस कंडीशन आ जाती है तो ट्यूमर डेवलप होती है, वहाँ पर अनकंट्रोलेबल सेल ग्रोथ हमें देखने को मिलती है, जिसके कारण यहाँ पर रेटिनोब्लास्टोमा डिसीज़ होता है। अब हम समझते हैं कि किस तरीके से जो है आरबी प्रोटीन जो है सेल साइकिल को रेगुलेट करता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आरबी प्रोटीन जो है वो E2F ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के साथ बाइंड है। यह कब बाइंड रहता है? जब आरबी प्रोटीन अनफॉस्फोराइलेटेड स्टेज में रहता है। अनफॉस्फोराइलेटेड स्टेज में यह E2F ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के साथ बाइंड हो जाता है। लेकिन जब G1 फेज के CDK और साइक्लिन्स इसे फॉस्फोराइलेटेड कर देते हैं तो यह E2F ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर से ये जो है डिसोसिएट हो जाता है, जिसके कारण E2F ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर यहाँ पर एक्टिवेट हो जाता है। और यह जब एक्टिवेट हो जाता है तो यह उस जीन को जो DNA सिंथेसिस करने वाले जो जीन हैं उस जीन के ट्रांसक्रिप्शन को एक्टिवेट कर देता है, जिसके कारण वहाँ पर जो है ऐसे प्रोटीन बनते हैं जो कि DNA सिंथेसिस में रोल प्ले करेंगे और रेप्लिकेशन जो होते हुए है हमें यहाँ पर देखने को मिलता है यस फेज में। तो इस तरीके से जो है वो आरबी प्रोटीन रोल प्ले करता है E2F ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को रेगुलेट करने में। अब हम जानते हैं अगर आरबी जीन में म्यूटेशन आता है तो क्या होगा। तो आरबी जीन में अगर म्यूटेशन आता है तो वो म्यूटेटेड आरबी प्रोटीन को इनकोड करेगा, जिसके कारण वो आरबी प्रोटीन जो है E2F ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के साथ बाइंड नहीं हो पाएगा। अगर यह बाइंड नहीं होगा तो E2F जो है ऑलवेज फ्री रहेगा, और जब यह ऑलवेज फ्री रहेगा तो यह जो है किसी भी समय जो है रेडी रहता है उस जीन को एक्टिवेट करने के लिए, उस जीन के ट्रांसक्रिप्शन को एक्टिवेट करने के लिए जो कि DNA सिंथेसिस को लगते हैं। तो DNA सिंथेसिस जो है यहाँ पर चालू ही रहेगा, जिसके कारण जो है हमें यहाँ पर अनकंट्रोलेबल DNA सिंथेसिस देखने को मिलेगा। तो अनकंट्रोलेबल सेल ग्रोथ होगी, जिसके कारण जो है कंटिन्यूसली सेल का प्रोलिफरेशन होगा, जिस पे किसी भी आरबी प्रोटीन का कंट्रोल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जो है इनिबिट करने के लिए E2F ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को कोई भी आरबी प्रोटीन प्रेजेंट नहीं है। तो कंटिन्यूसली प्रोलिफरेशन होगा, जिसके कारण जो है ट्यूमर डेवलप होगी हमारे बॉडी में और कैंसर डेवलप हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है आरबी प्रोटीन सेल साइकिल को रेगुलेट करता है। नेक्स्ट है TP53 जीन। तो TP53 जीन जो है वो P53 प्रोटीन को इनकोड करता है। इसे P53 क्यों कहा गया है? क्योंकि इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है इस प्रोटीन का वो 53 किलो डाल्टन है, इसलिए इसे P53 कहा जाता है। और ये जो P53 प्रोटीन है एज अ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के तौर पर काम करता है, यानी कि ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के तौर पर काम करके 15 डिफरेंट टाइप्स ऑफ जीन्स के ट्रांसक्रिप्शन को एक्टिवेट और डीएक्टिवेट करने का काम जो है यह P53 प्रोटीन कर रहा है। तो इसका जो सिंथेसिस है वो कंटिन्यूसली हमारे बॉडी में चालू ही रहता है, इसका जीन जो है एक्टिवेट ही रहता है, कंटिन्यूसली P53 प्रोटीन जो है इनकोड होते ही रहता है। लेकिन नॉर्मल सेल में जो है इसकी लेवल लो रहती है। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, जो अनट्रेस सेल है यानी कि नॉर्मल सेल है,
इसमें जो है MDM2 यानी कि म्यूरिन डबल माइन्यूट 2 ये जो है बाइंड रहता है P53 प्रोटीन के साथ, क्योंकि ये MDM2 जो है यह नेगेटिव रेगुलेटर है P53 प्रोटीन का। जब यह बाइंड रहता है तो वो स्टिमुलेट करता है यूबिक्विटलाइजेशन को P53 के, यानी कि P53 पर यूबिक्विटलाइजेशन होता है, यूबिक्विटिन का टैग ऐड हो जाता है कार्बोक्सो टर्मिनल डोमेन पे, जहाँ पर जो लाइसिन रेसिड्यू रहता है वहाँ पर जो है यूबिक्विटलाइजेशन हो जाता है कार्बोक्सो टर्मिनल डोमेन पे जब यह MDM2 प्रेजेंट रहता है, क्योंकि यही स्टिमुलेट कर रहा है इसकी यूबिक्विटलाइजेशन को। और जब यह यूबिक्विटलाइज हो जाता है तो ऑब्वियस सी बात है यह जो है वो डिग्रेडेशन में चला जाएगा, क्योंकि जब यूबिक्विटलाइज टैग किसी भी प्रोटीन पर ऐड हो जाता है तो वो डिग्रेड हो जाता है। तो MDM2 जो है ट्रांस एक्टिवेशन डोमेन पर बाइंड हो रहा है, नेगेटिव रेगुलेटर की तौर पर काम कर रहा है, वो स्टिमुलेट कर रहा है यूबिक्विटलाइजेशन के लिए, और यूबिक्विटलाइज टैग ऐड हो जाने के बाद ये प्रोटीन जा रहा है डिग्रेडेशन को। तो इसी वजह से जो है नॉर्मल सेल में इसकी लेवल कम रहती है। लेकिन अगर किसी भी तरह का ट्रेस आ जाता है, यानी कि किसी भी तरह का डैमेज हो जाता है, जैसे कि आयोनाइजिंग रेडिएशन से, नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन से अगर DNA में कोई डैमेज आ जाता है तो उस केस में क्या होगा, जो काइनेजेज है वो ट्रांस एक्टिवेशन डोमेन यानी कि TAD डोमेन पर फॉस्फेट ग्रुप ऐड कर देंगे, जिसकी वजह से यहाँ से जो है MDM2 यानी कि म्यूरिन डबल माइन्यूट 2 जो है यहाँ से डिसोशिएट हो जाएगा। डिसोशिएट हो जाने के बाद जो है यहाँ पर सेल में P53 का एक्यूमुलेशन होगा। एक्यूमुलेशन क्यों होगा, क्योंकि ना यहाँ पर कोई यूबिक्विटिन टैग को स्टिमुलेट करने के लिए है और ना म्यूरिन डबल माइन्यूट 2 है जो कि नेगेटिव रेगुलेटर्स है। तो इसकी वजह से जो है यहाँ पर एक्यूमुलेशन होगा सेल में, और जब एक्यूमुलेशन हो जाता है तो जो एसिटिल ट्रांसफरेज है वो कार्बोक्सो टर्मिनल डोमेन पर जो है एसिटिल ग्रुप ऐड कर देता है लाइसिन रेसिड्यू पर। ये जो फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो रहा है ट्रांस एक्टिवेशन डोमेन पर वो सीरिन एंड थ्रियोनिन रेसिड्यू पर हो रहा है, और जो एसिटिल ट्रांसफरेज एंजाइम है जो कि एसिटिल ग्रुप ऐड करेगा कार्बोक्सो टर्मिनल डोमेन पर वो लाइसिन रेसिड्यू पर करेगा। तो जब काइनेज जो है फॉस्फेट ग्रुप ऐड कर देता है, P53 का एक्यूमुलेशन हो जाता है सेल में, तो उसके बाद में जो है एसिटिल ट्रांसफरेज कार्बोक्सो टर्मिनल डोमेन पर एसिटिल ग्रुप ऐड कर देगा, जिसके कारण जो है P53 हमारा स्टेबल हो जाएगा और वो रेडी रहेगा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के तौर पर काम करने के लिए। तो ये जो है कईयों जीन का ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेट करता है, जैसे कि P21 जीन का भी एक्टिवेट करेगा। P21 जीन जो है P21 प्रोटीन को इनकोड करेगा बाद में, और ये जो प्रोटीन है वो सेल साइकिल को अरेस्ट करने में रोल प्ले करता है। नेक्स्ट केस में जो P53 प्रोटीन है वो एक्टिवेट करता है ट्रांसक्रिप्शन बैग्स जीन को। तो बैग्स जीन जो है वो बैग्स प्रोटीन को इनकोड करेगा, और ये जो है एक प्रो एपोप्टोटिक प्रोटीन है जो कि सेल्स को एपोप्टोसिस में भेजने के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। थर्ड केस में है GADD45, ये जो है DNA रिपेयर प्रोटीन्स हैं जो कि DNA रिपेयर मैकेनिज्म में रोल प्ले कर रहे हैं। तो इसके भी ट्रांसक्रिप्शन को एक्टिवेट करने में P53 प्रोटीन का बहुत बड़ा रोल है। और उसी के साथ साथ जो MDM2 है जो कि नेगेटिव रेगुलेटर है P53 का, उसके भी ट्रांसक्रिप्शन को एक्टिवेट करने के लिए P53 रोल प्ले कर रहा है, और ये MDM2 बाद में जो है फिर से जाके P53 को कंट्रोल करेगा। तो इस तरीके से जो है नॉर्मल जो है रेगुलेशन हमें होते हुए देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं अगर P53 प्रोटीन में म्यूटेशन आ जाता है तो क्या होगा। तो ये जो है ना सेल साइकिल अरेस्ट कर पाएगा, ना एपोप्टोसिस कर पाएगा, ना DNA रिपेयर मैकेनिज्म को रन कर पाएगा, जिसके कारण जो है सेल में डिस्क्रप्टेड सेल जो है, जो डैमेज सेल हुए वो जैसी की वैसे ही रहेगी, क्योंकि वो एपोप्टोसिस में नहीं जा पाएगी। और म्यूटेशन आने के बाद DNA रिपेयर मैकेनिज्म वर्क नहीं कर रहा है यहाँ पर, इसीलिए जो है वो DNA डैमेज रिपेयर भी नहीं हो पाएगा। तो उसके कारण जो है हमारे सेल में जो है अनकंट्रोलेबल सेल ग्रोथ हमें देखने को मिल सकती है, कैंसर डेवलप होते हुए देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो है ये P21 जीन को भी अफेक्ट करेगा जो कि सेल साइकिल रेगुलेशन में रोल प्ले करता है। तो यह रहा कंप्लीट P53 प्रोटीन्स के बारे में। तो इस वीडियो में हमने जाना कि रेटिनोब्लास्टोमा प्रोटीन और P53 प्रोटीन जो है किस तरीके से जो है ट्यूमर सप्रेसर के तौर पर काम कर रहे हैं। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे अदर जो ट्यूमर सप्रेसर जीन है उसके बारे में। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होंगी। ऐसी कई वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। धन्यवाद।